आज हम एक ऐसे विचार की जड़ों तक पहुंचने वाले हैं जिसने सचमुच दुनिया बदल दी, जिसने राजाओं को गद्दी से उतार दिया, क्रांतियों को जन्म दिया। मतलब ये विचार की असली पावर सरकार के पास नहीं, बल्कि जनता के हाथ में होती है। आज हमें ये बात बहुत सामान्य लगती है ना, लेकिन एक जमाना था जब ऐसा सोचना भी बहुत खतरनाक हो सकता था। तो सवाल ये उठता है कि ये क्रांतिकारी विचार आया कहाँ से? इसका डीएनए हमें 17वीं सदी के एक अंग्रेज दार्शनिक जॉन लॉक तक ले जाता है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो उनकी सोच को काफी गहराई से समझाते हैं, और आज का मकसद यही समझना है कि ये सीमित सरकार, हमारे प्राकृतिक अधिकार और यहाँ तक कि सरकार को ना कहने का हक हमें मिला कहाँ से। तो चलिए इस सोच की जड़ों तक पहुंचते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि लॉक के हिसाब से सरकार बनने से पहले की दुनिया थी कैसी। ये सवाल ही एक तरह से लॉक के पूरे दर्शन का स्टार्टिंग पॉइंट है, और उनका जवाब उस समय के सबसे पॉपुलर विचार से बिल्कुल अलग था। उस दौर के एक और बड़े दार्शनिक थे थॉमस हॉब्स। उनका मानना था कि सरकार के बिना इंसानी जिंदगी बस एक लगातार चलने वाली लड़ाई है, सभी के खिलाफ युद्ध, हर कोई डरा हुआ, अकेला और बस अपनी जान बचाने में लगा हुआ। मतलब पूरी तरह से अराजकता और जंगल राज। बिल्कुल। लेकिन लॉक ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार से पहले की दुनिया, जिसे वो प्राकृतिक अवस्था कहते हैं, वो ज्यादातर शांति, अच्छी नियत और आपसी मदद वाली थी। ये कोई जंगली हालत नहीं थी, बल्कि ये एक अदृश्य कानून से चलती थी, जिसे उन्होंने प्राकृतिक कानून कहा। प्राकृतिक कानून, ये सुनने में तो बड़ा भारी शब्द लगता है। क्या इसका मतलब कोई धार्मिक किताब थी या कोई नियमों की लिस्ट? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे ऐसे समझिए जैसे हम बिना किसी किताब के जानते हैं कि आग में हाथ डालने से जलन होगी। ये वैसे ही एक बुनियादी अंदरूनी समझ थी। लॉक का मानना था कि हर इंसान के अंदर तर्क और विवेक होता है, जो उसे बताता है कि चूंकि हम सब बराबर हैं, इसलिए किसी को भी दूसरे की जिंदगी, उसकी आज़ादी या उसकी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अच्छा। ये समाज में एक दूसरे के साथ रहने का एक अनकहा नियम था, ताकि कोई जले नहीं। ओके, तो ये एक तरह का नैतिक कंपास था जो हर किसी के अंदर पहले से मौजूद था। और यहीं से जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति वाले मशहूर प्राकृतिक अधिकार आते हैं। एकदम सही। क्योंकि अगर कानून ये कहता है कि आपको दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाना है, तो इसका मतलब ये भी है कि दूसरों को भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाने का अधिकार है। कानून एक जिम्मेदारी है, और अधिकार उसी जिम्मेदारी से पैदा हुआ एक दावा है। और लॉक के लिए ये 3 अधिकार, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, सबसे ज्यादा अहम थे। जीवन और स्वतंत्रता तो समझ में आता है, ये तो किसी भी इंसान के लिए सबसे जरूरी है। लेकिन संपत्ति, एक दार्शनिक के लिए संपत्ति को जीवन और स्वतंत्रता के बराबर रखना, ये थोड़ा अजीब नहीं है? उस जमाने में तो सारी जमीन राजा या जमींदारों की होती थी। बिल्कुल। और यहीं पर लॉक अपने समय से बहुत आगे निकल जाते हैं। वो पहले बड़े दार्शनिक थे जिन्होंने कहा कि निजी संपत्ति का अधिकार भी उतना ही प्राकृतिक है जितनी सांस लेने की आजादी। उनके लिए संपत्ति सिर्फ जमीन या सोना चांदी नहीं थी, ये किसी व्यक्ति की मेहनत का फल था, और इसलिए ये उसकी अपनी पहचान का एक हिस्सा थी। और उन्होंने इसे साबित करने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प तर्क दिया। ओके, अब बात मजेदार हो रही है। तो इस प्राकृतिक अवस्था में, जहां माना जाता है कि धरती और उसके संसाधन सबके लिए थे, कोई चीज किसी एक की निजी कैसे बन जाती थी? उनके श्रम के सिद्धांत या लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी के जरिए। लॉक का तर्क बहुत सीधा था। मान लीजिए एक जंगल है जिसमें सेब के पेड़ हैं, और वो पेड़ किसी के नहीं हैं, वो सबके हैं। लेकिन जब आप मेहनत करके पेड़ पर चढ़कर एक सेब तोड़ते हैं, तो उस सेब में आपकी मेहनत जुड़ जाती है। आपका श्रम उस कॉमन सेब को आपका निजी सेब बना देता है। वाह, ये तो कमाल का विचार है। इसका मतलब है कि आज के दौर में जो एक कोडर हजारों लाइन का कोड लिखता है, या एक लेखक जो किताब लिखता है, वो उस बौद्धिक संपदा का मालिक इसलिए है क्योंकि उसने उसमें अपना श्रम यानी अपनी मेहनत मिलाई है। लॉक का 300 साल पुराना विचार आज भी कॉपीराइट और पेटेंट का आधार है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। यही इस विचार की ताकत है। लेकिन लॉक ने यह भी देखा कि इससे एक समस्या हो सकती है। हाँ, मैं वही सोच रही थी। अगर कोई बहुत ज्यादा मेहनती या लालची हुआ तो क्या वो जंगल के सारे सेब तोड़कर अपने पास जमा कर सकता है? क्या इसकी कोई सीमा थी? बिल्कुल। लॉक बहुत व्यवहारिक थे। उन्होंने 3 सीमाएं बताईं। पहली, आप सिर्फ उतनी ही चीजें ले सकते थे
जिसे आप खराब होने से पहले इस्तेमाल कर सकें। तो उस जमाने में सेबों का गोदाम भरकर रखने का कोई मतलब नहीं था, क्योंकि रेफ्रिजरेटर तो थे नहीं। सही बात है। दूसरी, आपको दूसरों के लिए भी पर्याप्त मात्रा में और अच्छी क्वालिटी का सामान छोड़ना होता था। और तीसरी, आप उतना ही ले सकते थे जिसमें आपकी अपनी मेहनत लगी हो। और इसके पीछे एक और गहरा एक दार्शनिक तर्क था, जिसे वर्कमैनशिप आइडियल कहते हैं। इसके अनुसार जैसे एक कारीगर अपनी बनाई हुई चीज का मालिक होता है, वैसे ही ईश्वर ने हमें बनाया है, इसलिए हम सब ईश्वर की संपत्ति हैं। अच्छा। और अगर हम सब ईश्वर की संपत्ति हैं, तो कोई भी इंसान दूसरे इंसान का मालिक नहीं हो सकता। ये विचार सीधे सीधे गुलामी के खिलाफ और इंसानी बराबरी के पक्ष में एक मजबूत दलील बन गया। ये सुनने में तो एक आदर्श व्यवस्था लगती है। हर कोई मेहनत करे, अपनी जरूरत का सामान ले और दूसरों के लिए भी छोड़े। एक ऐसा समाज जहां कानून भी है और अधिकार भी। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? इस शांतिपूर्ण दुनिया को सरकार की बैसाखी की जरूरत क्यों पड़ गई? गड़बड़ तब शुरू हुई जब मामले थोड़े जटिल हो गए, खासकर संपत्ति को लेकर। मान लीजिए मेरे और आपके बीच एक जमीन के टुकड़े को लेकर विवाद हो गया। मैं कहता हूं कि मैंने इस पे मेहनत की है, आप कहती हैं कि आपने की है। अब फैसला कौन करेगा? प्राकृतिक कानून करेगा। लेकिन प्राकृतिक कानून तो हमारे अंदर की समझ है, कोई बाहर बैठा जज तो है नहीं। प्राकृतिक अवस्था में हर व्यक्ति खुद ही जज, जूरी और पुलिस था। अगर मुझे लगता कि आप गलत हैं, तो मुझे आपको सजा देने का अधिकार था। ओहो, यहाँ से समस्या शुरू होती है। मतलब हर कोई अपना हीरो खुद बन गया। अगर मेरे और मेरे पड़ोसी में झगड़ा होता तो हम खुद ही फैसला करते। बिल्कुल। और इंसान अपने मामले में निष्पक्ष नहीं हो सकता। मैं कानून की व्याख्या अपने फायदे के लिए करूंगा और आप अपने फायदे के लिए। एक छोटा सा विवाद भी गुस्से और बदले की भावना में बदल सकता था। आज मैं आपकी बकरी ले गया, कल आप मेरा पूरा खेत जला देंगे। धीरे धीरे ये शांतिपूर्ण अवस्था असुरक्षित और अस्थिर होने लगी। लोगों को एहसास हुआ कि उनके अधिकार तो हैं, पर वे सुरक्षित नहीं हैं। तो मतलब लोगों को एक रेफरी की जरूरत महसूस हुई, एक ऐसी ताकत जो निष्पक्ष होकर फैसले कर सके और उन्हें लागू भी करवा सके। एकदम सही। और इसी जरूरत से सामाजिक अनुबंध यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट का विचार पैदा हुआ। लोगों ने मिलकर इस अव्यवस्था से बाहर निकलने का फैसला किया। उन्होंने एक समझौता किया। लेकिन यहां भी लॉक का समझौता हॉब्स से बहुत अलग था। हॉब्स के समझौते में लोग अपनी सारी आज़ादी एक शक्तिशाली राजा को सौंप देते थे ताकि वो उन्हें सुरक्षा दे। ये एक तरह से अपनी आज़ादी बेचकर सुरक्षा खरीदना था। तो लॉक का अनुबंध अलग कैसे था? लॉक का अनुबंध 2 स्टेप्स में होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। पहले स्टेप में लोगों ने किसी राजा से नहीं, बल्कि एक दूसरे से समझौता किया। उन्होंने सर्वसम्मति से एक राजनीतिक समुदाय या एक सिविल सोसाइटी बनाने पर सहमति जताई। उन्होंने कहा, ठीक है, आज से हम सब एक हैं और हम अपने विवादों को आपसी सहमति से सुलझाएंगे। मतलब पहले उन्होंने एक टीम बनाई। हाँ। और फिर इस टीम ने सरकार को चुना। हाँ। दूसरे स्टेप में इस समुदाय ने बहुमत से एक सरकार को नियुक्त किया, जैसे कोई कंपनी एक मैनेजर को नियुक्त करती है। सरकार इस समझौते का हिस्सा नहीं है, वो तो समुदाय की एक कर्मचारी है, एक ट्रस्टी है। सरकार मालिक नहीं बल्कि एक सेवक है, जिसे कुछ खास काम सौंपे गए हैं। और वो खास काम सिर्फ वही था जो प्राकृतिक अवस्था में लोग खुद नहीं कर पा रहे थे, यानी उनके पहले से मौजूद प्राकृतिक अधिकारों, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति की रक्षा करना। यहीं से सीमित और संवैधानिक सरकार का आइडिया आता है ना। सरकार की शक्ति असीमित नहीं है, उसका एक दायरा है। बिल्कुल। और इस सरकार की वैधता यानी उसके शासन करने का अधिकार पूरी तरह से शासित की सहमति पर निर्भर करता है। ये उस राजशाही के युग में एक धमाके जैसा विचार था। सरकार तभी तक राज कर सकती है जब तक लोग यानी जनता उसे अपनी सहमति देती है। ये सहमति साफ साफ भी हो सकती है, जैसे वोट देकर, या ये छिपी हुई यानी निहित भी हो सकती है। ये निहित सहमति, टैसिट कंसेंट वाला विचार थोड़ा कमजोर नहीं लगता? लॉक का कहना था कि अगर कोई व्यक्ति किसी देश में रहता है, उसकी सड़कों का इस्तेमाल करता है, तो इसका मतलब है कि वो वहाँ की सरकार और कानूनों को अपनी मौन सहमति दे रहा है। आज के ज़माने में क्या ये बात लागू होती है? क्या सिर्फ एक देश की सड़क इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि मैं उसके हर कानून से सहमत हूँ? ये एक बहुत अच्छी चुनौती है और इस पे आज भी बहस होती है। लॉक के आलोचक कहते हैं कि ये एक तरह का जाल है। अगर मुझे सरकार की कोई नीति पसंद नहीं है, तो क्या मेरे पास देश छोड़कर जाने के अलावा कोई विकल्प है? क्या चुप रहना हमेशा सहमति होती है? लेकिन लॉक के नजरिए से देखें तो उनका मकसद ये कहना था कि आप एक सिस्टम के फायदों का लाभ उठाते हुए ये नहीं कह सकते कि आप उस सिस्टम के नियमों को नहीं मानेंगे।
ये कुछ वैसा ही है जैसे हम किसी वेबसाइट को इस्तेमाल करने के लिए उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को स्वीकार करते हैं, भले ही हमने उन्हें पढ़ा ना हो। अच्छा, तो यहाँ पर आकर कहानी पूरी तरह पलट जाती है। मतलब अगर सरकार, जिसे जनता ने मैनेजर के तौर पर रखा है, अपनी हदें पार करने लगे तो अगर वो अधिकारों की रक्षा करने के बजाय उन्हें छीनना शुरू कर दे, तब क्या होगा? क्या लोगों के पास कोई रास्ता था? यही लॉक के दर्शन का सबसे क्रांतिकारी और सबसे क्या कहते हैं विस्फोटक हिस्सा है। उन्होंने बिना किसी झिझक के कहा कि अगर सरकार उस भरोसे को तोड़ती है जिसके लिए उसे बनाया गया था, तो जनता को अपनी दी हुई सहमति वापस लेने का पूरा हक है। अच्छा, अगर सरकार अत्याचारी बन जाए तो जनता को उसके खिलाफ विद्रोह करने का अधिकार है। विद्रोह करने का अधिकार? ये तो राजा के दैवीय अधिकार यानी डिवाइन राइट ऑफ किंग्स के सिद्धांत पर सीधा हमला था, जो कहता था कि राजा ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसके खिलाफ जाना पाप है। सीधा और जोरदार हमला। लॉक ने कहा कि अंतिम शक्ति यानी असली बॉस हमेशा जनता ही रहती है। ये शक्ति स्थायी रूप से किसी शासक को नहीं दी जा सकती। जनता को अत्याचारी सरकार को उखाड़ फेंकने और उसकी जगह एक नई सरकार बनाने का अधिकार है जो उनके अधिकारों की बेहतर सुरक्षा कर सके। ये अराजकता फैलाने का लाइसेंस नहीं था, बल्कि ये एक तरह का सेफ्टी वॉल्व था। ये सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार हमेशा लोगों के प्रति जवाबदेह बनी रहे। और इसी एक विचार ने दुनिया बदल दी। अमेरिकी क्रांति के दौरान थॉमस जेफरसन ने जब जीवन, स्वतंत्रता और खुशी की तलाश की बात की, तो वो सीधे सीधे लॉक के विचारों को ही दोहरा रहे थे। उन्होंने ब्रिटिश राजा के खिलाफ विद्रोह को इसी आधार पर सही ठहराया कि उसने उनके प्राकृतिक अधिकारों का हनन किया है। मैं बिल्कुल। अमेरिकी संविधान और दुनिया भर के कई लोकतंत्रों की नींव में आपको लॉक के विचार मिलेंगे। व्यक्ति और राज्य के बीच के रिश्ते को उन्होंने हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने ये स्थापित किया कि सरकार जनता के लिए है, जनता सरकार के लिए नहीं। तो कुल मिलाकर देखें तो जॉन लॉक हमें एक बहुत ही मजबूत ढांचा देते हैं। कुछ ऐसे अधिकार हैं जो हमें जन्म से मिलते हैं और सरकार उन्हें बना या छीन नहीं सकती। सरकार बनती ही इन अधिकारों की रक्षा के लिए है, और वो भी हमारी सहमति से। और अगर वो अपना काम ठीक से ना करे तो आखिरी फैसला लेने का हक हमेशा हम लोगों के पास ही रहता है। हाँ, इसने राजनीति पे खेल का मैदान ही बदल दिया। पावर का पिरामिड जो हजारों साल से ऊपर से नीचे की ओर था, उसे लॉक ने पलटकर नीचे से ऊपर की ओर कर दिया। असली संप्रभुता यानी राज करने की असली शक्ति जनता में है, किसी राजा या संसद में नहीं। इस पूरी चर्चा से एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। लॉक का निहित सहमति का विचार आज की दुनिया में कितना प्रासंगिक है? हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा डिजिटल प्लेटफॉर्म पर गुजरता है। फेसबुक, गूगल, अमेज़न, ये कंपनियां हमारी जिंदगी पर किसी सरकार से कम असर नहीं डालते हैं। जब हम बिना पढ़े आई एग्री पर क्लिक करते हैं, तो क्या ये लॉक वाली निहित सहमति का नया रूप है? और अगर हम इन डिजिटल शासकों की नीतियों से असहमत हैं, तो क्या हमारे पास विद्रोह करने या उन्हें बदलने का कोई वास्तविक तरीका है? या फिर हम एक नए तरह के सामाजिक अनुबंध में बंध चुके हैं, जहां से निकलना लगभग नामुमकिन है?